विद्यार्थियों, हम भौतिक भूगोल का प्रश्न पत्र देख रहे हैं। इस इतना विस्तृत सिलेबस है, तो इसमें हम दृढ़ भूखंड तथा भूसंनति व्याख्यानमाला को हम कवर कर रहे हैं। जो अब तक हमने दृढ़ भूखंड है पृथ्वी के ऊपर देखे थे, और पृथ्वी के जो क्रस्ट है उसके ऊपरी भाग में ऐसे भूखंड है जिन्हें हम शील्ड कहते हैं। वो अपने उद्गम समय से वर्तमान तक अपरिवर्तित रही हैं, दृढ़ रही हैं, कठोर रही हैं और हमेशा पाई गई हैं। तो ऐसे को उन्होंने भूसंनति के अंतर्गत चैप्टर के अंदर शील्ड का नाम दिया है। तो ये स्थिर भाग हैं पृथ्वी पर, परंतु इसके विपरीत पृथ्वी पर वे भाग जो अस्थिर हैं, जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का, प्लेटों का विवर्तन से संबंधित प्रभाव पड़ता है, और तो उन भागों को भूसंनति कहते हैं। पूर्व कैम्ब्रियन युग से पूर्व दृढ़ कठोर भूखंड शील्ड कहलाते थे, और इन शील्ड के मध्य कमजोर, गतिशील, परिवर्तनशील जलीय भागों को जलपूर्ण गर्त कहा जाता था, जिसे भूसंनति का नाम दिया। अतः भूपटल पर व्यापक स्तर पर रेखाकार अवनमन यानी कि लीनियर डिप्रेशन, एक लंबाकार एक गर्त, जिसे नतवलन की भू अभिनति कहा जाता है। वास्तव में समस्त वलित पर्वतों का निर्माण भूसंनति के द्वारा ही हुआ है। भूसंनति की संकल्पना का जन्मदाता जेम्स हॉल थे, जिन्होंने 1959 के अंतर्गत इस संकल्पना का प्रतिपादन किया। 1973 में डाना ने इसे भूसंनति यानी जियोसिंक्लाइन का सर्वप्रथम नाम दिया। विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पता है कि सभी वलित पर्वतों की अत्यधिक ऊंचाई और चट्टानों की संरचना के आधार पर पता चला कि भूसंनति पृथ्वी के बहुत गहरे भाग हैं, परंतु जीवाश्मों से पता चला कि उनमें सागरीय झील जो है उथले सागरीय जीव है। अर्थात कि जो पर्वतीय भागों में जो पर्वतों के निर्माण के पश्चात जो जीवाश्म जो पाए जाते हैं, वो बहुत उथले समुद्र के जीव जंतु हैं, परंतु जो उनकी चट्टानों की मोटाई और क्रम है, तो उससे ही पता लगता है कि ये इतनी ज़्यादा मोटी है कि यानी कि बहुत गहरे मलबे से इनका निर्माण हुआ। अर्थात इन लंबे सकड़े रेखाकार नतवलन की तली में निरंतर धसाव होता है, और धसाव होते रहने के कारण से इनकी तलहटी की मोटाई है वो अधिक होती जाती है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भूसंनति पृथ्वी पर वे लंबाकार सकड़े जलीय गर्त हैं, जिनकी तली में निरंतर अवसादीकरण के जमाव के कारण से, बढ़ते हुए भार के कारण से धसाव होता है, जिसके कारण से निरंतर मोटाई बढ़ जाती है, और मोटाई बढ़ने के कारण से भूसंनति बहुत गहरे भूभाग तक बन जाती है, जिसके आधार पर वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसमें जीवाश्म जो है वो उथले समुद्री भागों यानी कि कम गहरे समुद्री भागों के पाए जाते हैं। यानी कि इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो जलपूर्ण गर्त पूर्ण तरह बहुत गहरे समुद्री भाग नहीं है। समुद्री भाग तो है, परंतु या जलीय भाग तो है वो उथले हैं, कम गहरे हैं, जिसमें जीव जो उत्पन्न होते हैं वो कम गहरे जीवों के, इसी वजह से जीवाश्म पाए जाते हैं। परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात उनके ऊपर तलछट का जमाव हो जाता है, और वो और बढ़ते भार के कारण से नीचे की तरफ चले जाते हैं। इस कारण से समस्त परतदार श्रृंखलाओं के अंतर्गत उतले समुद्री जीव उसकी ऊंचाई की कोई भी ऊंचाई हो, उसके जीवों के जो जीवाश्मों के जो स्वरूप है वो हमेशा एक ही समान गहराई के मिलते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में या लक्षण के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। जैसा कि आपको डायग्राम के द्वारा ये बताया गया है कि पृथ्वी की जो प्रमुख भूसंनति पेटियां हैं, देखिए
जो उत्तरी अमेरिका और एशिया का जो कमचटका प्राय है, साइबेरिया के अंतर्गत सोवियत संघ का जो भाग है कमचटका प्रायद्वीपीय भाग से लेकर अलास्का, अलास्का से पूरा संपूर्ण रॉकीज, कैलिफोर्निया, मैक्सिको होते हुए एंडीज की तरफ ये क्रम चला गया और ये दक्षिण में एरेबस, माउंट एरेबस तक ये चला जाता है चिली से होता हुआ। तो इस प्रकार से ये एक जलपूर्ण गर्त रहे हैं पृथ्वी पर, ये भूसन्नति की पेटी है। तो दूसरी प्रमुख पेटी जो अफ्रीका, यूरोप और एशिया के मध्य में जो एक गर्त था जिसे टैथीज जियोस इंक्लाइन कहते हैं या टैथीज भूसन्नति कहते हैं, ये अल्पाइन पर्वत क्रम का भाग है। इसी से अल्पाइन, हिमालयन ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं अलग अलग टाइम में उत्पन्न हुई। तो इस आधार पर ये भूसन्नति पेटियों के कुछ प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार से हैं। पहला, भूसन्नति एक महान नत वलन है, यानी डाउनफोल्ड है, डीप डाउनफोल्ड है ही नहीं वरन एक दशक्ति द्रोणी है और उसके अवसाद में निरंतर धसाव होता है जिससे पर्वतों की कालांतर में उत्पत्ति होती है। अर्थात कि एक भूसन्नति एक बहुत बड़ा नत वलन है, डाउनफोल्ड है, और परंतु डाउनफॉल वो धसकता है नीचे की तरफ, अवसाद के भार के कारण से नीचे की ओर धसाव होता है और इसी से ही मोरदार पर्वतों की रचना होती है। दूसरी विशेषता, भूसन्नतियों भूपटल पर लंबाकार प्रदेश हैं जिनमें लंबे समय तक अवसाद जमा होता रहता है तथा भार के कारण मलबे और तली में धसाव होता रहता है। तो ये भी स्पष्ट है कि ये लंबे पतले सकड़े आपके गर्त हैं जो लंबे समय तक जिनकी तली में अवसाद का जमा होता रहता। कई भूगर्भिक वर्षों के पश्चात इनके भार में, मलबे में वृद्धि होती जाती है और उसके कारण से ये नीचे की तरफ धंसती चली जाती है। तीसरी प्रमुख विशेषता, ये महाद्वीपों की सीमाओं के समीप अवसादी चट्टानों की मोटी परतें हैं जिनकी सीमाओं के पास उथला हुआ तल पाया जाता है। संपीडनात्मक बल के कारण विशाल वृत्त पर्वतों का निर्माण होता है। यानी कि वर्तमान स्थिति में जो महाद्वीपों की सीमाओं के, दो महाद्वीपों की जो परस्पर सीमा है उनके मध्य में यहाँ पर अवसाद, उनके महाद्वीपों के अपर्दन के कारण से अवसाद का जमा होता रहता है और इनका जो तल है वो उथला पाए जाते हैं, यानी कम गहरे ये पाए जाते हैं। संपीडनात्मक बल किन कारणों से लगता है? वर्तमान परिस्थितियों में प्लेटों की गति के कारण से, दो प्लेटों के परस्पर टकराने के कारण से मध्य में स्थित भूसन्नति का जो मलबा है वो वलित पर्वतों के लिए उत्तरदायी होता है। तो विद्यार्थियों, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जितने भी वलित मोरदार पर्वत श्रृंखलाएं उनका निर्माण भूसन्नति से ही हुआ है। उसकी एक अन्य विशेषता है, भूसन्नतियों का रूप सदैव एक समान नहीं रहता है वरन भूगार्भिक क्रिया परिवर्तन के कारण के उसकी स्थिति, आकार व विस्तार में परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के तौर पर जो अल्पाइन पर्वत श्रृंखला में विशाल 33 जियोस इंक्लाइन था जिसमें आल्प्स, अल्पाइन पर्वत, डिनेरिक ये सब पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, तो उसके कारण से इसका आकार में अंतर आ गया। उसके पश्चात हिमालयन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ तो उसके बाद में इसमें अंतर आ गया, यानी कि वो भूसन्नति यहाँ पे समाप्त हो गई। इसी प्रकार से ये गतिशील अवनमित होने वाले लंबे सकड़े गर्त होते हैं और कई भूगर्भिक युगों तक ये चलते हैं। अभी जैसे भूमध्य सागरीय जो भाग है भूसन्नति 33 जियोस इंक्लाइन का अवशिष्ट भाग है, उसकी तली पर निरंतर जमाव हो रहा है। जमाव होने के बाद कालांतर में यहाँ पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला अफ्रीका तथा यूरोप के परस्पर टकराने के कारण से, प्लेटों के टकराने के कारण से यहाँ पे वलित मोरदार पर्वत श्रृंखला का निर्माण होगा। तो विद्यार्थियों, ये बात जो भूसन्नति की विशेषताओं के संदर्भ में ये समाप्त होती है। अगले व्याख्यान के अंतर्गत हम भूसन्नति के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे।